Hello dear students, welcome to another video lecture on 360 biology tutorials by Tanveer Malik. In this particular topic, in this particular lecture, we are going to discuss about an important topic of the body fluids and circulation, that is mechanism of blood coagulation or mechanism of blood क्लॉटिंग। तो आज के हम लेक्चर में हम देखेंगे कि जब भी हमारी बॉडी में किसी जगह पे ब्लड वेसल कट हो जाती है, कोई टिश्यू इंजर हो जाता है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारा ब्लड वहां पे क्लॉट हो जाता है, ठीक है ना। तो आज हम इसी का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि असल में ऐसी कौन सी चीज होती है, क्या प्रोसेस होता है, क्या फिनोमेना होता है कि इंजरी साइट पे हमारा ये ब्लड जो है ये क्लॉट हो जाता है। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमने 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम देखेंगे उन्हीं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का क्या रोल है ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। हम उन्हीं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को इस्तेमाल करेंगे टू सी वेयर एग्जैक्टली दोज क्लॉटिंग फैक्टर्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग। याद रखिएगा, दिस मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन वाज ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड थ्रू अ थ्योरी कॉल्ड कैस्केड थ्योरी। तो याद रखिएगा, ब्लड कोगुलेशन का मैकेनिज्म किस थ्योरी से हम पढ़ते हैं, किस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, कैस्केड थ्योरी। और लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोबेबली आपको बताया था दैट दिस कैस्केड थ्योरी वाज गिवन बाय मैकफर्लेन एंड हिज कोवर्कर्स। सो मैकेनिज्म ऑफ blood coagulation or mechanism of blood clotting is beautifully explained by cascade theory. This cascade theory was given by a scientist called Macfarlane along with his co-workers. Now the thing is that why we call this theory as cascade theory. इसको हम कैस्केड थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे जाके आप देखेंगे कि जो हमने 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स पढ़े कि इस प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग के दौरान क्या होता है कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करता है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ा कैस्केड थ्योरी, ठीक है ना। और ये पूरा इस ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में कैस्केड इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी कि एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दूसरे को, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता रहता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, जो कैस्केड थ्योरी से हम एक्सप्लेन करेंगे। जो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन होता है इसको हम 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। याद रखिएगा, देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द ब्लड कोगुलेशन और द ब्लड क्लॉटिंग। पहला वाला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। पहले स्टेप में हम देखेंगे कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैसे बनेगा। दूसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन किस तरीके से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरे स्टेप में हम पढ़ेंगे कि फाइब्रिनोजन किस तरीके से फाइब्रिन बनेगा। यह हमारा लास्ट वाला स्टेप होगा। और अगर ब्लड क्लॉटिंग के दौरान लास्ट में फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन के बनने से ही ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, कोगुलम बन जाता है। ओके, चलिए first we will talk about the first step of this blood coagulation, that is formation of prothrombin activator। चलिए, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर 2 तरीकों से बनता है। एक को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरे को बोलते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। 2 पाथ से बनता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। चलिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है? एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है, ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल इंज्योर हो जाती है बाहर वाले साइड से। ओके, तो अब इस पाथवे से जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा उस पाथवे को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है ना। अब अगर ऐसा हुआ, कभी कभार क्या होता है कि ब्लड वेसल अंदर से इंज्योर हो जाती है, ठीक है ना, और उस टाइम भी प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर हमें बनेगा, लेकिन दैट पाथवे विल बी कॉल्ड एज इंट्रिंसिक पाथवे। चलिए पहले हम देखते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर किस तरीके से बनता है, थ्रू एक्सट्रिंसिक पाथवे। चलिए, मान लीजिए कि कोई किसी जगह पे हमारी बॉडी में कट लगा। जब कट लग जाता है तो अंदर से ब्लड वेसल कट जाती है, लेकिन वो ब्लड वेसल बाहर वाले साइड से कट जाती है। जब ब्लड वेसल कट जाती है तो जो वहां पे इंज्योर्ड टिश्यू हो जाता है वो रिलीज करता है एक प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7, in the presence of blood clotting factor 7, it converts
ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 विच इज इन इनएक्टिव फॉर्म। याद रखिएगा इस पूरे मैकेनिज्म में मैं दो लेटर्स इस्तेमाल करूंगा, आई एंड ए। आई मीन्स इनएक्टिवेटेड फॉर्म एंड ए मीन्स एक्टिवेटेड फॉर्म। चलिए, जब ब्लड वेसल बाहर से कट गई तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 7 कन्वर्ट्स inactivated form of blood clotting factor 10 into activated form of ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान कैल्शियम आयंस की जरूरत पड़ती है। चलिए, अब जब एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 हमारे पास आ गया, तो ये एक्टिवेटेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 10 इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 5 ये क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। याद रखिएगा पहला स्टेप जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो हम देख रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में जब ब्लड वेसल बाहर से कट रही है तो किस तरीके से प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, ठीक है ना। अब हमें प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया तो इसका मतलब हमारे स्टेप कंप्लीट हो गया। लेकिन कैसे? थ्रू एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में ब्लड वेसल बाहर से कट गई, जब ब्लड वेसल बाहर से कट गई तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 7 converted inactivated factor 10 into activated factor 10 in the presence of calcium ions, and this activated factor 10 in the presence of blood clotting factor 5 forms the prothrombin activator। ठीक है ना, तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। अब दूसरा तरीका प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाने का है दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है ये अंदर से डैमेज होती है। आप सबको पता है कि ब्लड वेसल्स में अंदर से इसको बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। तो जो बाहर वाली लेयर होती है दैट्स कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, और ट्यूनिका एक्सटर्ना में होते हैं कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहां पे ब्लड चल रहा है अंदर से, और मान लीजिए पहले ये लेयर कट गया, फिर ये लेयर कट गया। अब ब्लड किसके कांटेक्ट में आ रहा है? आउटर लेयर के कांटेक्ट में आ रहा है। लेकिन आउटर लेयर किसका बना है? कोलेजन का। तो याद रखिएगा इंट्रिंसिक पाथवे में हम बोलते हैं कि जब व्हेन ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद द कोलेजन तो क्या होता है? तो स्टार्ट हो जाता है इंट्रिंसिक पाथवे। तो जब व्हेन ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद द कोलेजन ऑफ द ट्यूनिका एक्सटर्ना तो इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम क्या होता है? सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले वाले स्टेप में क्या होता है कि जो इनएक्टिवेटेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12 होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड फॉर्म, एक्टिवेटेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 12, ठीक है ना। अब जो ये एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है, दिस एक्टिवेटेड फैक्टर 12 कन्वर्ट्स इनएक्टिव फैक्टर 11 इनटू एक्टिवेटेड फैक्टर 11। जब एक्टिवेटर 11 बन जाता है, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 11 बन जाता है, ये कन्वर्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 को इनटू एक्टिवेटेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9। ये इनएक्टिवेटेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिवेटेड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस। अब जब एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 9 बन गया, दिस एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 9 कन्वर्ट्स inactivated clotting factor 10 into activated clotting factor 10। ओके, जब activated clotting factor 10 बन गया, ये activated clotting factor 10 in the presence of clotting factor 5 it forms the prothrombin activator। याद रखिएगा जैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे में लास्ट पे बन गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इस तरीके से यहां पर भी लास्ट पे बन जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। फिर से मैं बताता हूं, इंट्रिंसिक पाथवे स्टार्ट्स when the blood in the blood vessels come in contact with the collagen of the tunica externa, तो ट्रिगर हो जाता है इंट्रिंसिक पाथवे। इसमें क्या होता है? सबसे पहला स्टेप, inactivated factor 12 gets converted into activated factor 12, activated factor 12 converts inactivated factor 11 into activated factor 11, activated factor 11 converts inactivated factor 9 into activated factor 9 in the presence of calcium ions, activated factor 9 converts inactivated factor 10 into activated factor 10, and then activated factor 10 in the presence of factor 5 forms the prothrombin converter, forms the prothrombin activator, sorry। तो जब ये prothrombin activator बन जाता है तो हमारा पहला स्टेप ब्लड कोagulation का खत्म हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब चलिए, हमें इस स्टेप में लास्ट में मिल गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब दूसरा स्टेप क्या है? कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। चलिए मैं उसको रब करता हूं, हम देखेंगे कि दूसरे स्टेप में क्या होता है।
नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ब्लड कोगुलेशन इज कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। चलिए, अब क्या हो जाता है कि जो ये प्रोथ्रोम्बिन होता है ब्लड में, दिस प्रोथ्रोम्बिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। लेकिन ये प्रोथ्रोम्बिन तब थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसके पास अवेलेबल होगा क्या, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। याद रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो पहले स्टेप में हमें मिला प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब यही प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है इनटू थ्रोम्बिन। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ब्लड कोगुलेशन। चलिए, तो जब थ्रोम्बिन बन गया, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद ये था दूसरा स्टेप। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। चलिए, तीसरे स्टेप में क्या हो जाता है, फाइब्रिनोजन जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। लेकिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है, यही थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, सो दिस थ्रोम्बिन एक्चुअली कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। लेकिन थ्रोम्बिन किससे बन गया, स्टेप नंबर सेकंड से, ठीक है ना। स्टेप नंबर सेकंड में क्या हुआ, प्रोथ्रोम्बिन गॉट कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कहां से आ गया, फ्रॉम द स्टेप 1, ठीक है ना। अब चलिए, जब ये फाइब्रिन बन गया, ये फाइब्रिन जो होता है, दिस फाइब्रिन इज एक्चुअली insoluble. It is insoluble protein, ठीक है ना। जो फाइब्रिनोजन होता है, दिस इज soluble protein. Okay, so fibrinogen is a soluble protein. It is actually a polymer. ये पॉलीमर होता है, और इस पॉलीमर को, जो ये सॉल्युबल प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, इस सॉल्युबल प्रोटीन को थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है इनटू फाइब्रिन, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन है। लेकिन ये फाइब्रिन जो यहां पे बनता है, ये बनता है इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर्स। मोनोमर्स मींस यूनिट्स। पॉलीमर्स बने होते हैं मोनोमर्स के, छोटे छोटे यूनिट्स के। तो फाइब्रिनोजन पॉलीमर है, ये भी छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं फाइब्रिन। तो जब ये फाइब्रिन बनता है, अब फाइब्रिन की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अभी तक फाइब्रिनोजन था सॉल्युबल प्रोटीन, अब फाइब्रिन क्या है, ये इनसॉल्युबल प्रोटीन, ठीक है ना। अब जो ये फाइब्रिन मोनोमर्स हैं, अब ये फाइब्रिन मोनोमर्स क्या करेंगे, इनकी पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। इनकी क्या हो जाएगी, पॉलीमराइजेशन। एंड दिस फाइब्रिन मोनोमर्स विल फॉर्म फाइब्रिन थ्रेड्स। ये क्या बनाएंगे, फाइब्रिन थ्रेड्स। लेकिन याद रखिएगा, फाइब्रिन मोनोमर्स undergo polymerization to form fibrin threads but in the presence of factor number 13। अभी तक आपने देखा कि पहले वाले स्टेप में फैक्टर 13 हमें किसी जगह पे इस्तेमाल नहीं हुआ, तो फैक्टर 13 यहां पे इस्तेमाल हो जाता है। कहां पे, जहां जब फाइब्रिन मोनोमर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू फाइब्रिन थ्रेड्स। ओके, तो जब ये फाइब्रिन थ्रेड्स बन जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब भी किसी जगह पे कट लग जाता है, तो उसके बाद वहां पे ऐसे ये फाइब्रिन के थ्रेड्स एक मैश जैसा बन जाता है, एक नेटवर्क सा बन जाता है। वो नेटवर्क किसका होता है, वो इन्हीं फाइब्रिन थ्रेड्स का हो जाता है। जब ये फाइब्रिन थ्रेड्स होते हैं, अब जो ये इंजर्ड साइट हैं, यहां पर सेल्स भी होती हैं, मान लीजिए यहां पे ब्लड प्लेट्स हैं, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है ना। तो जब ये फाइब्रिन थ्रेड्स बन जाते हैं, ये मैश बन जाता है, तो ये इन सेल्स को ट्रैप करता है, इनको बंद कर देता है, ठीक है ना। और आहिस्ता, तो इस तरीके से क्या होता है, तो इस तरीके से यहां पर बन गया एक क्लॉट। ये क्लॉट कब बन गया, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रिन थ्रेड्स। आपको बात समझ आ गई। तो मैं फिर से इस स्टेप को, दूसरे और तीसरे स्टेप को रिपीट करता हूं। पहले वाले स्टेप में हमें मिल गया प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। दूसरे स्टेप में प्रोथ्रोम्बिन गॉट कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जब थ्रोम्बिन बन गया दूसरे स्टेप में, तो तीसरे स्टेप में क्या हो गया, फाइब्रिनोजन गॉट कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन व्हिच वाज फॉर्म्ड इन द स्टेप सेकंड। अब फाइब्रिनोजन सॉल्युबल प्रोटीन है, ये एक पॉलीमर है। अब ये थ्रोम्बिन इस फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या है, मोनोमर्स हैं, लेकिन ये इनसॉल्युबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना, ये सॉल्युबल नहीं होते हैं ब्लड में। अब इन फाइब्रिन्स की क्या हो जाती है, इनकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है। ये यूनिट्स होते हैं छोटे छोटे, ये कंबाइन करते हैं और ये फाइब्रिन थ्रेड्स बनाते हैं, ठीक है ना, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 13। अब ये फाइब्रिन थ्रेड्स क्या बनाएंगे, ये एक मैश
लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे एट द साइट ऑफ द इंजरी, और वो मैश क्या करेगा, वो ब्लड सेल्स को वहां पे ट्रैप करेगा और इस तरीके से उस जगह पे क्लॉट बन जाता है. सो दिस कंप्लीट्स द मैकेनिज्म ऑफ द ब्लड coagulation. Hope you have understood this concept. We will meet in the next lecture with a new topic. Till then, thank you very much.